Now we move toward the next step, contingent and quasi contract. So what is contingent contract? According to section 31st, a contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or doesn't happen. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई भी इवेंट जो कि फ्यूचर पर्पस के अंदर हो यानी फ्यूचर ड्यूरेशन के अंदर हो वो हैपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाय द नेम जिस तरह के कॉन्टीजेंट मीन के ये वेरी करता है ऑन द बेसिक जो इवेंट है जिसके बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस इवेंट के ऊपर। अगर वो इवेंट अकर होता है और वो हैपनिंग इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जबकि जब हम सेकंड की बात करते हैं, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नॉन हैपनिंग इवेंट के ऊपर बना है तो फिर अगर वो इवेंट वैसे ही होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर डैम प्रोमिसेस टू गिव अ लोन ऑफ $50,000 to Beam if he is elected the president of XYZ organization। it is a contingent contract। इस एग्जाम्पल में मिस्टर डैम ने प्रॉमिस की है कि वो लोन अमाउंट देगा मिस्टर बीम को $50,000 अगर वो XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो जाए। आप देखें अगर ये फ्यूचर के अंदर है, अगर वो प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर बीम अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और मिस्टर डेम को एज पर प्रॉमिस 50,000 पे करना पड़ेगा एज अ लोन मिस्टर बीम को। लेकिन अगर मिस्टर बीम जो है वो एज अ प्रेसिडेंट XYZ कंपनी का नहीं बनता तो मिस्टर डैम जो है अब इसको लीगली तौर पे इन्फोर्सेबल नहीं है उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कि वो उसको फिलफुल करे और वो जो 50,000 लोन की अमाउंट है वो मिस्टर बीम को दे। तो ये कॉन्टेजेंट करता है, कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मीन टू से कि ये उस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसके कुछ इवेंट्स हैं जस्ट लाइक रूल्स ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्टेजेंट कॉन्टैक्ट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट इसके सर्कमस्टांसेस हैं बेसिकली कॉन्टेजेंट कॉन्टैक्ट के। फर्स्ट वन में है कि एक इवेंट है, ठीक है, नॉन हैपनिंग, अगर एक इवेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कॉन्टैक्ट किया मिस्टर बी के साथ कि वो मिस्टर सी से मैरिज कर ले, मैरिज शादी कर ले उसके साथ। लेकिन अगर मिस्टर बी जो है मिस्टर सी के साथ शादी करने से पहले मिस्टर सी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इट्स मीन के ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन मिस्टर ए एंड बी ये क्या हो गया, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसके बाद ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। तो मिस्टर वाई जो है वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक शीप है या एक एरोप्लेन है कि ये जो है ये डू, फॉर एग्जांपल ये विद इन स्पेसिफिक डेट अगर मेंशन नहीं करता, वो कहता है कि ये अभी एरोप्लेन जो है ये यहाँ से जा रहा है और शायद ये वापस ना आए। तो वो इसके ऊपर मिस्टर वाई एंड जेड आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, नॉट हैपनिंग, ठीक है। और वैसे ही होता है, मतलब कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट के ये जो एरोप्लेन है ये जा रहा है और ये वापस नहीं आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो अगर वो एरोप्लेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो किसी तरह से तबाह हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा। इसके बाद डिपेंड ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मली तौर पे जो कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है कि क्या फ्यूचर इवेंट जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम पीरियड, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो इवेंट हो जाता है तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा।
अगर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक शिप की बात करते हैं बिटवीन टू पार्टीज, इसमें एक पार्टी दूसरे को कहती है कि ये शिप 1 साल से पहले आ जाएगी, ठीक है, रिटर्न हो जाएगी वापस। तो अगर वो विद इन 365 डेज, 1 ईयर से पहले वो शेयर दोबारा रिटर्न हो जाती है, वापस आ जाती है, तो इसका मतलब है फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो इवेंट हैपेंड हुआ है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम पीरियड, इसको वाइस वर्सा कर दें कि जस्ट लाइक विद इन 1 ईयर के अंदर वो शिप वापस नहीं आएगी, नॉन हैपनिंग। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन टू पार्टीज ये वैलिड होगा, और इसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ना कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद लास्ट वन है हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर बिटवीन टू पार्टी, जैसे कि एक पर्सन दूसरे को कहता है कि मैं आपको जो है वो $50,000 जो है वो एज अ रिवार्ड के तौर पे दूंगा, ठीक है, अगर आप 1 मंथ के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या आप उसको कह दें कि मैं आपको 1 लाख जो है वो डॉलर दूंगा एज अ रिवार्ड के तौर पे, अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी रनिंग हो, ठीक है। तो ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर हैं, और ये बेसिकली वाइड होंगे, ठीक है, ये वैलिड नहीं होंगे। Now we move toward quasi contract. Quasi contract is not an actual contract but an obligation imposed by law in a certain circumstances. Quasi contract arises in the absence of an agreement or consent between parties. बेसिकली जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ये खुद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कैसे? फर्स्ट के ऊपर अगर हम इसको देखें, ये इसके लीगल बेसिस ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 62 टू 72 के अंदर बहुत डिटेल के साथ ये चीज़ बयान किया गया है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कब जनरेट होता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो मेन प्रिंसिपल है, टू प्रिवेंट अनजस्टिड इनरिचमेंट वेयर वन पार्टी बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो इसके लिए यह कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसके कुछ सर्कमस्टांसिस है, ज़रा हम इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 68 के अंदर है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। जैसे कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफन है कोई, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि नीडी पर्सन है, उसको कुछ नेसेसिटी गुड्स प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कोई माइनर है 18 ईयर से लेस ईयर एज की वो कफालत कर रहा है, तो वो दोबारा वो क्लेम कर सकता है, रीइंबर्स करवा सकता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस इस माइनर के ऊपर, इसको कफालत करने के ऊपर लगे हैं, मुझे वो वापस मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें उस माइनर की या वो जिसकी कफालत कर रहा है, ठीक है, उसकी इतनी वर्थ हो कि वो उसको रियम्बर्स कर सके, यानी उसके पास भी तो इतनी वेल्थ होनी चाहिए ना, तो फिर ही जाके वो जो उसकी जिम्मेदारी उठाई गई थी या जो उसने नेसेसिटीज ली थी वो पे कर सके। इसके बाद सेक्शन 69 पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। व्हेन अ पर्सन पे मनी फॉर समवन एल्स बाय मिस्टेक दे कैन सीक इम्बर्समेंट। फॉर एग्जांपल एक पार्टी है दूसरे पार्टी को बाय मिस्टेक जो है वो कोई पेमेंट कर देती है, तो फिर इस तरह से जैसे कि सिंपल आजकल के दौर में भी अगर आप ऑनलाइन जो है वो एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, तो मे भी किसी डिजिट की वजह से, कोई एरर की वजह से, मिस्टेक की वजह से आप किसी और के अकाउंट में चले जाएं, तो इन दिस केस यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें अब वो जो जिसके पास वो पैसे चले गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिटर्न कर लें, ठीक है, जहाँ से पैसे आए हैं। Section 70 obligation to return benefit. If a person receive benefit unjustly then are required to return it. अगर एक पर्सन जो है वो जो बेनिफिट उसने लिया है वो अनजस्टिफाइड है, मतलब कि वो उसको बता नहीं सकता कि उसने ये बेनिफिट क्यों लिया है, ठीक है, कोई ऐसे रीज़न नहीं है, ठीक है, लॉजिकल रीज़न
तो फिर उसको वो चीज़ जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद सेक्शन 31 लाइबिलिटी फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड्स एक्ट। If a person perform an act for another without an expectation of compensation, they are entitled to compensation. For example, एक आप रेलवे के ऊपर है, कुली आता है आपके पास और वो जो लगेज है वो आपकी उठाता है और आप उसको परमिशन देते हैं, तो मे बी आफ्टर दैट जब वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो आपसे पेमेंट जो है वो गेट कर सकता है और आप लाइबल होंगे कि आप वो पेमेंट दें। Section 72 Money paid by mistake. A person who pays money by mistake can claim to money back. मनी पेड बाई मिस्टेक, अगर किसी को आपने पैसे दिए हैं एज अ मिस्टेक के तौर पे तो वो आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि ये आपके पैसे थे और आपके पैसों से कोई अपने बेनिफिट या अपने एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज़र नहीं करता। तो असल में जो कॉसी कॉन्टैक्ट्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है और ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को मैं वाइंड अप करता हूँ कि एक पर्स है, ठीक है, वो मिला आपको, ठीक है, वो सेकंड पर्सन है, मिस्टर अहमद का पर्स था, आपको मिल गया, ठीक है, तो आपको उसके आइडेंटिटी कार्ड से पता चला CNIC से और उसके ऊपर नंबर हर चीजें मेंशन थी कि ये पर्स उसका है और आप उस पर्सन को जानते भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जनरेट हो गया है। अब देखें लॉस्ट पर्स की वजह से आप एज अ फाइंडर के तौर पे आपने उसको फाइंड किया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्सन यानी कि मिस्टर अहमद जिसको आप जानते भी हैं आप उसको रिटर्न कर लें, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर अब यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जनरेट हो चुका है और अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसको हम इस कॉसी और कॉन्टेजेंट में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कॉसिक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है और कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली कॉन्टेजेंट होता है, वेरी करता है ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट।